IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बिहार स्पेशल हिस्ट्री की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आज पहली क्लास है और आज क्लास हम लोग मॉडर्न इंडिया से शुरू कर रहे हैं। मॉडर्न इंडिया याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है बिहार स्पेशल का। और याद रखिएगा, बिहार के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन आते हैं और बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको भी हमें देखना है। तो बिहार स्पेशल मॉडर्न इंडिया की पहली क्लास में आज हम लोग बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे होता है, और बक्सर और प्लासी का युद्ध, बंगाल के नवाब के साथ संबंध क्या था ब्रिटिश सरकार का, क्योंकि उस समय बंगाल, याद रखना, बंगाल का हिस्सा बिहार था। तो जो गतिविधियां बंगाल में होंगी उसका सीधा सीधा प्रभाव बिहार पे भी पड़ेगा। जैसे द्वैत शासन जब लागू किया गया 1765 में, या इलाहाबाद की जो संधि हुई उसका प्रभाव बिहार पे क्या पड़ा। तो बिहार स्पेशल मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत आज हम लोग यूरोपीय कंपनियों को देखेंगे कि कौन कौन सी यूरोपीय कंपनियां बिहार आई थी और क्या करने आई थी। उन्होंने व्यापार करना शुरू किया और बिहार उस समय किस चीज का आकर्षण केंद्र था जिस वजह से यूरोपीय कंपनियां बिहार आई है। बिहार का महत्व उस समय क्या था, किस तरह से जो है यूरोपीय कंपनियों को खींच करके ले आया और आकर के उन्होंने व्यापार करने के लिए वहां पर अलग अलग फैक्ट्रियों की स्थापना की बिहार में। तो भारत के बारे में तो मैंने पहले बता ही दिया है। आज की क्लास में हम लोग केवल बिहार स्पेशल मॉडर्न इंडिया शुरू कर रहे हैं। तो बिहार में मॉडर्न इंडिया के क्या क्या प्रभाव पड़े, जैसे मान लीजिए असहयोग आंदोलन पूरे भारत में हुआ, तो बिहार में कैसे हुआ था, बिहार में किस जिले में कौन कौन से केंद्र से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें इसको भी करने की जरूरत है कि अगर क्वेश्चन आए तो आप न गलत हो। तो बिहार स्पेशल में अगर हम देखते हैं, मॉडर्न इंडिया में पहली क्लास है आपका व्यापार से साम्राज्य तक, उपनिवेशिक बिहार और बंगाल में सत्ता का जो परिवर्तन और बाद में जो पतन होता है, इसको देखेंगे। और यहीं से हम लोग एक एक टॉपिक को आगे बढ़ेंगे। कहीं कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बिहार आकर्षण का केंद्र क्यों था। 17वीं सदी का जो बिहार था उस समय आकर्षण का केंद्र क्या था, बिहार में ऐसा क्या चीज थी जिससे यूरोपीय कंपनियां बिहार के पटना और बिहार के अलग अलग जिलों में खींची चली आई। तो जो सबसे बड़ा आकर्षण केंद्र था वो आपका सोरा था। बिहार, उत्तरी बिहार के बहुत सारे जिलों में सोरा पाया जाता है और बारूद बनाने का मुख्य कच्चा माल था यही सोरा। उपनिवेशिक शक्तियों के लिए यह सबसे बड़ा आकर्षण केंद्र था। और बिहार 17वीं शताब्दी में जब यूरोपीय कंपनियां बिहार आई थी या भारत आई थी, तो बिहार उस समय भी सोरा के लिए जाना जाता था। याद रखिएगा, बिहार सोरा का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र था। तो उपनिवेशिक शक्तियों को जब मालूम चला कि बिहार में सोरा पाया जाता है और उससे बारूद बनाया जा सकता है, तो वो जो है बिहार की ओर आई। तो आकर्षण का केंद्र बिहार क्यों था, तो सबसे पहले सोरा था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो इसको हमें हल करने की जरूरत है। उसको जो है प्रीवियस ईयर पेपर आप कभी देखोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ सबसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये भी पूछा गया है कि यूरोपीय कंपनियों के लिए बिहार क्यों इंपॉर्टेंट था, क्या ऐसा आकर्षण केंद्र था। तो सबसे पहले सोरा ही था, याद रखिएगा। दूसरा बात करते हैं, तो दूसरा आपका सूती वस्त्र, अफीम और आपका नील। सूती वस्त्र के लिए भी बिहार जाना जाता था। अफीम की खेती बिहार में होती थी, तो अफीम के लिए जाना जाता था। और नील, क्योंकि बिहार में और बंगाल में चावल का क्षेत्र है, क्योंकि वहां वर्षा ज्यादा होती है और निम्न भूमि का क्षेत्र है, तो वहां पानी की उपलब्धता अच्छी है और नील के लिए पानी आवश्यक होता है। ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि नील की खेती के लिए, याद रखिएगा, जो है बिहार को चुना गया बंगाल के साथ साथ, तो ये भी याद रखना है। विश्व बाजार में भारी मांग थी सूती वस्त्र की, अफीम की, नील की और आपका सोरा की। तो बिहार का आकर्षण केंद्र यही था। इसी वजह से यूरोपीय कंपनियां आई हैं। अब बिना आकर्षण के क्यों आती है, और भी स्टेट बिहार भारत में थे, लेकिन बिहार में सोरा था, अफीम था, उसके लिए जो है नील खेती के लिए नेचुरली वो प्लेस था, इसीलिए पानी की उपलब्धता थी, इसीलिए वो लोग वहां पर आए। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इस चीज को याद रखिएगा और भूलिएगा मत, ठीक है। फ्रांसीसी यात्री ट्रेवेन ने पटना को दूसरा सबसे बड़ा नगर बताया था। आपका मेनरिक के अनुसार तत्कालीन जनसंख्या लगभग 2 लाख थी उस समय, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है पटना की। ये जानकारी उस समय अलग अलग विद्वानों ने अपने हिसाब से जब यात्रा किया था तो दिया था, तो इसको हमें याद रखना है। क्वेश्चन अगर आए तो आपका गलत ना होने पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उपनिवेशिक प्रविष्टियों का यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों का आगमन। जैसे आपको पता होगा
कि भारत में यूरोपीय जब कंपनियां आई थी, सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर आपका जो है डच आए, डचों के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद फ्रांसीसी, फ्रांसीसियों के बाद डेन आए। तो भारत में जो क्रम था, तो बिहार में भी यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम है। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, इनका भी संबंध बिहार से कहां रहा है, कैसे रहा है, एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1 पर पुर्तगाली की। तो सर्वप्रथम आगमन पुर्तगालियों का ही बिहार में भी हुआ था और भारत में भी हुआ था। लेकिन याद रखना, पुर्तगालियों ने बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं स्थापित किया। वो बंगाल की हुगली से गंगा नदी के माध्यम से, नदी के माध्यम से वो पटना आते थे। तो हुगली से पटना नाव के द्वारा ये लोग आते थे, और आने के बाद ये लोग सोरा, सूती वस्त्र और मसाला और अफीम का व्यापार करते थे। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए कि बिहार में कौन सी यूरोपीय कंपनी आई थी, तो सबसे पहले पुर्तगाली ही आए हैं। लेकिन फैक्ट्री स्थापित नहीं किया। फैक्ट्री स्थापित किया किसे? डचों ने किया था, और आगमन पहले पुर्तगालियों का हुआ है। बिहार की बात कर रहा हूं, पूरे भारत की तो मैं बता ही चुका हूं अलग वीडियो में, आप जाके देखिएगा, वो मिलेगा आपको। लेकिन हम बिहार की बात करें तो सर्वप्रथम आगमन पुर्तगालियों का हुआ, लेकिन फैक्ट्री स्थापित नहीं की गई। और सोरा, सूती वस्त्र और मसाला, इन सबके व्यापार के लिए ही यहाँ आए थे। हुगली से नाव के माध्यम से पटना आते थे, और पटना से फिर वो हुगली जाते थे। पुर्तगालियों के बाद डच आते हैं। तो 1632 में पटना में सर्वप्रथम व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की गई। वर्तमान पटना कॉलेज का जो प्रशासनिक खंड था, उसी में ये फैक्ट्री स्थापित की गई थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार में किस यूरोपीय कंपनी ने फैक्ट्री स्थापित किया, तब तो डच हो जाएगा, और आगमन किसका हुआ तो पुर्तगाली हो जाएगा। तो पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की गई? पटना में, वर्तमान पटना कॉलेज के प्रशासनिक खंड में, और कब? 1632 में। मुख्य व्यापार क्या था? सूती वस्त्र, सोरा और अफीम। यही बिहार का केंद्र था, यही बिहार की विशेषता थी, यही बिहार में पाया जाता था। तो चाहे ये हो और चाहे जो भी कंपनियां आएंगी, वो इसी लालच में आएंगी। तो याद रखना, सूती वस्त्र, सोरा और अफीम के लिए डच भी आए, और इन्होंने पहली फैक्ट्री बिहार के पटना में स्थापित कर दिया। फिर नंबर आता है अंग्रेजों का। लेकिन कंपनी स्थापित करने का पहला प्रयास डचों से पहले अंग्रेजों ने ही किया था, 1620 में, जो आलमगंज में, लेकिन असफल प्रयास किया था। प्रयास अंग्रेजों ने ही किया था सबसे पहले, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पाई। तो सफलता किसको मिली है? डचों को मिली थी पहली फैक्ट्री स्थापित करने में। आगे चल के अंग्रेजों ने 1651 में, जानना, क्या कहते हैं, गुलजार बाग, वर्तमान जो है गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में वास्तविक सफलता इनको मिली थी। यहाँ पर उन्होंने 1651 में पहली फैक्ट्री बनाई, जबकि प्रयास 1620 में किया था। यात्री जॉन मार्शल और पीटर मूडी आए थे 1630 से 34 के बीच में बिहार। ये अंग्रेज थे, ये आए थे, बिहार की यात्रा किए थे। ये भी याद रखना, पूछा जाता है कब आए थे, तो आता है क्वेश्चन। इसके बाद डेन भी आए हैं, और डेन लोग है कौन? तो याद रखना, ये आपका डेनमार्क, डेनमार्क की जो कंपनी थी उसको डेन कहा जाता है। और जो डच थे, ये हालैंड से आए थे, और हालैंड को आज नीदरलैंड कहा जाता है। 1774 ईस्वी में पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप फैक्ट्री स्थापित किया था। तो अगर फैक्ट्रियों का क्रम पूछ दिया जाए आपसे, फैक्ट्री स्थापित करने क्रम बिहार पूछा जाए, तो नंबर 1 पर डच याद रखना, नंबर 2 पर अंग्रेज याद रखना, और नंबर 3 पर डेन याद रखना। ये क्रम है। लेकिन अगर आने का क्रम पूछ दिया जाए कि बिहार में कंपनियों का आगमन, आने का क्रम, बिहार, भारत के बारे में तो पूछा ही जाता है, लेकिन बिहार के बारे में अगर पूछ दिया जाए तो हम बताएंगे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, और फिर डेन आए हैं। तो सबके आने का क्रम भी याद रखिएगा। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो हमें उसी तरीके से अपनी तैयारी करनी है, अगर क्वेश्चन आए तो हमारे गलत ना होने पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा और प्रारंभिक संघर्ष क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तो प्रारंभिक संघर्ष क्या था उसके सामने, और कंपनी का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं, याद रखिएगा। तो कानून और व्यवस्था, 1717 में मुगल शासक फर्रुखसियर उस समय थे, 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर थे, द्वारा एक फरमान जारी किया गया था अंग्रेजों के लिए, कि अंग्रेजों को पूरे भारत में व्यापार करने और अपने सिक्के प्रयोग करने की मान्यता यह कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा साबित हुआ। और इसी मैग्ना कार्टा, इसी फरमान के तहत उन्होंने पूरे बंगाल में व्यापार करना शुरू किया।
और मुक्त व्यापार करना शुरू कर दिया, 3,000 रुपए वार्षिक किराया दे करके और व्यापार करना शुरू किया। तो 1717 में फर्रुखसियन ने जो फरमान जारी किया उसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। याद रखिएगा, कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा था। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो ये जो जारी किया गया दस्तावेज, यही जो है काल बन गया भारत के लिए, यही काल बन गया कई युद्धों के लिए, चाहे प्लासी हो चाहे बक्सर हो। तो फरमान की वजह से ही जो है बंगाल के नवाबों ने जो है अंग्रेजों से संघर्ष किया, उनसे जो है शत्रुता मोल ली। ये बात याद रखिएगा। तो 1717 में फर्रुखसियन ने ही ये फरमान जारी किया था, 3,000 रुपए वार्षिक किराए पर। और यहीं से जो है व्यवस्थाएं धीरे धीरे बदलती चली गई। जब अंग्रेजों के व्यापार में कोई बाधा डालता था तभी अंग्रेज उनके राज पर कब्जा करते थे। प्रारंभिक अवस्था उनकी वही थी। अव्यवस्था और संघर्ष क्या था? सूबेदार शाइस्ता खां द्वारा व्यापार पर कर लगाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री प्रमुख जाब चारनॉक ने हुगली शहर को लूट लिया था। उस समय की घटना ये है। तो सूबेदार शाइस्ता खां थे द्वारा जब जो है व्यापार पर कर लगाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री प्रमुख जाब चारनॉक ने हुगली शहर को लूटा था, क्योंकि जो कर लगाया गया था। तो छोटे छोटे संघर्षों के बारे में भी बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है, तो इसको हमें याद रखना है और एक एक चीज को हमें बताते चलेंगे जिससे आपके क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो। सत्ता का पतन, बंगाल के नवाब। जब याद रखना मुगलों की बात करते हैं तो 1707 में जब औरंगजेब की डेथ होती है तो उसके बाद जितने भी मुगल बादशाह आए वो कमजोर थे। कुछ लोगों का शासन तो केवल दिल्ली तक सीमित रह गया था। और अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो शाह जो है बहादुर शाह द्वितीय थे। और उसके बाद जो है मुगल सत्ता समाप्त हो गई। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में, तो उसके बाद जो भी आता है वो सत्ता का पतन था मुगलों के लिए। और जब सत्ता का पतन हुआ और दिल्ली में बात करते हैं, अगर एक इंडिया के मैप के माध्यम से समझें तो दिल्ली में जब मुगलों की सत्ता कमजोर होने लगी तो भारत के जो राज्य थे, सूबा थे, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो आपका मराठा हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मालवा हो, चाहे आपका जो है बिहार हो, चाहे आपका अवध हो, चाहे आपका जो है क्या कहते हैं बरार का क्षेत्र हो, यहाँ के जो राजा थे वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे और कहा कि हम मुगलों के अब अधिकार में नहीं रहेंगे। तो उसी के तहत बंगाल के नवाब ने भी आगे चल के अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और कहा कि हम जो है अब ब्रिटिश वो क्या कहते हैं मुगलों के अधिकार में नहीं रहेंगे और अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। तो जैसे ही मुगलों की सत्ता कमजोर हुई, उनका पतन हुआ, वैसे ही बंगाल के नवाबों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। तो स्वतंत्रता कहां से घोषित हुई? और याद रखना, जो बंगाल के नवाब जब सत्ता कमजोर हुई तो 1717 से लेकर के बंगाल के नवाब, और कब तक? तो 1700 अगर कहा जाए तो 1772, जब तक द्वैत शासन समाप्त नहीं हो गया, तो 1717 से लेकर और 1772 के बीच में बंगाल के कौन कौन नवाब आए, उनका भी क्रम एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो उनके क्रम को हमें भी हमें याद रखना है, कौन कौन किसके बाद आया और उन्होंने कौन से काम किए वो भी याद रख लेंगे। और दूसरा, पहला जब 1717 में बंगाल के नवाब नियुक्त किए गए तो वहां वो पहला कौन था, अंतिम कौन था, किसने बंगाल में नवाबी को समाप्त कर दिया? तो वारेन हेस्टिंग था। 1772 में उसने पूरी तरह समाप्त कर दिया और पूरे बंगाल पर जो है एक तरह से ब्रिटिश सरकार का अधिकार हो गया। तो याद रखिएगा, सो जो सत्ता का जो संघर्ष शुरू हुआ बंगाल में, उनके एक एक नवाबों को देखिए तो सबसे पहले याद रखिएगा, जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है तो उसके बाद धीरे धीरे जब सत्ता कमजोर होने लगी तो 1717 में याद रखिएगा मुगल बादशाह थे फर्रुखसियर द्वारा बंगाल का नवाब नियुक्त किया गया था मुर्शीद कुली खां को, क्योंकि नवाबों की नियुक्ति हमेशा बादशाह ही करते थे अलग अलग पर सूबों में। सूबा मतलब प्रांत होता था, तो चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, अवध हो, कोई भी आगरा हो, कहीं भी हो, तो सूबा की नियुक्ति वो सूबेदारों की नियुक्ति होती थी। तो फर्रुखसियर ने मुर्शीद कुली खां को नियुक्त किया था 1717 में और वो 1727 तक बंगाल के नवाब के पद पे थे। एक तरफ मुगल बादशाह दिल्ली में है, वो कमजोर स्थिति होती जा रही है और बंगाल का सबसे बड़ा प्रांत था, सबसे अमीर प्रांत था, पैसा ज्यादा था वहां पर,
इसीलिए इन लोगों ने जो है सोचा कि जब मुगल बादशाह कमजोर हो गए, अब भू राजस्व नहीं भेजना है उनको और अपने आप को स्वतंत्र रखना है। तो सबसे पहले मुर्शिद कुली खां को नियुक्त किया गया फर्रुखसियर द्वारा। 1727 तक मुर्शिद कुली खां ने शासन किया और इसी मुर्शिद कुली खां के नाम पे ही बंगाल का एक जिला है मुर्शिदाबाद, इसी के नाम पे रखा गया था, मुर्शिदाबाद अपने नाम पे बसाया था। इसके बाद 1727 से लेकर और 1740 तक सुजाउद्दीन और आपका सरफराज खां, इन दो लोगों ने शासन किया अपने अपने समय में। तो 1733 में बिहार का प्रदेश अधीन किया इसने और अलीवर्दी खां उप सूबेदार बना। सरफराज खां 1740 के क्रिया के युद्ध में पराजित हुआ, तो जब पराजित हो गया तो उसके बाद अलीवर्दी खां आया। अलीवर्दी खां 1740 से लेकर 1756 तक बंगाल के नवाब के पद पे था। मुगलों से स्वतंत्र सत्ता स्थापित इसी ने किया था। मुर्शिद कुली खां ने अपने आप को क्या कर लिया, अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, किससे? मुगलों से। तो याद रखिएगा, अलीवर्दी खां के समय ही बंगाल मुगलों से अलग हो गया, पूरी तरह से अलग हो गया। लेकिन इन तीनों लोगों की नियुक्ति अलग अलग समय पर मुगल बादशाहों ने ही किया था। सबसे पहले मुर्शिद कुली खां की नियुक्ति किया था फर्रुखसियर ने, और आके अलीवर्दी खां जब देखा कि मुगलों की सत्ता कमजोर हो गई तो स्वतंत्र घोषित कर लिया अपने आप को, और व्यापारिक हितों को लेकर के अंग्रेजों से स्वाभाविक तनाव उत्पन्न हो गया। क्योंकि जब अलीवर्दी खां आया तो इसने देखा कि जो फरमान जारी किया गया है, अब ध्यान समझिएगा, जो फरमान जारी किया गया उसे दस्तक भी कहते थे। याद रखिएगा, क्या कहते थे उसे दस्तक कहा जाता था, या इसी को हम कह सकते हैं फरमान कहा जाता था, जिसे ब्रिटिश सरकार ने मैग्ना कार्टा कहा था, व्यापारिक मैग्ना कार्टा कहा। इस दस्तक का उपयोग अगर करके 3000 रुपए वार्षिक किराया दे करके और पूरे बंगाल में कंपनी व्यापार करती थी, कोई चुंगी कर कहीं कुछ नहीं देना होता था, केवल 3000 रुपए वार्षिक देना पड़ता था। लेकिन कंपनी ने सोचा कि क्यों ना इसका और लाभ उठाया जाए, तो ये दस्तक तो केवल कंपनी को मिला हुआ था ना, और कंपनी सामूहिक रूप से थी। लेकिन जो कंपनी में अधिकारी आते थे वो क्या करते थे, उस दस्तक का इस्तेमाल करते थे अपने निजी व्यापार के लिए, तो उससे बंगाल के नवाब को नुकसान होता था। दूसरा जो है, ये जो कंपनी के जो अधिकारी होते थे उस फरमान को भारतीय व्यापारियों को बेच देते थे, क्योंकि जो भारतीय व्यापारी है उनको बंगाल के नवाब को तो कर देना पड़ेगा, लेकिन अगर वो दस्तक दिखा देंगे तो उनको देना नहीं पड़ेगा। तो क्या करते थे कि कंपनी की जो अधिकारी होते थे उस दस्तक को भारतीय व्यापारियों को बेच देते थे, जिससे चुंगी कर कम वसूल होता था या टैक्स कम वसूल होता था, तो बंगाल के नवाब को नुकसान होता था। तो फरमान के बारे में पहली बार उंगली उठाया किसने? अलीवर्दी खां ने। तो इसको पद से हटा दिया गया। बाद अंग्रेजों के बारे में अलीवर्दी खां का एक कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों और यूरोपीय कंपनियों के बारे में कहा था, क्योंकि एक लाइन पूछा जाता है एग्जाम में, तो उसने कहा था कि जो अंग्रेज हैं अगर उनसे प्यार से बात करोगे तो हमें शहद देंगे, बहुत मीठा बोलेंगे हमारे साथ, अगर उनसे प्यार से बात करोगे, अगर उनको छेड़ दोगे तो मधुमक्खी की तरह काट काट के मार डालेंगे। ये लाइन अलीवर्दी खां ने ही कहा था। किसके बारे में? तो याद रखना, यूरोपीय कंपनियों और अंग्रेजों के बारे में कहा था। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा, अलीवर्दी खां 56 में जब हट गए तो उनकी जगह पर सिराजुद्दौला आए। याद रखिएगा, इनका जो शासनकाल था वो 1756 से लेकर 1757 था, एक ही साल के लिए था, क्योंकि ये याद रखना ये योग्य था, और 1756 में बैठा 57 प्लासी के युद्ध के कारण जो है इसको हटा दिया गया, मतलब इसको मार दिया गया। तो ये अलीवर्दी खां का नाती था और अंग्रेजों के साथ खुला संघर्ष इसी ने किया, क्योंकि अलीवर्दी खां ने इसको चेताया था कि अंग्रेजों से कभी मत उलझना, अगर ये उलझोगे तो तुम्हारे राज्य को समाप्त कर देंगे, क्योंकि वो व्यापार करने आए और व्यापार में अगर उनको रुकावट कहीं भी आ रही है पूरे भारत में तो सत्ता को कब्जा करने में पीछे नहीं हटेंगे। याद रखना, तो उनके मकसद वही था। लेकिन जब सिराजुद्दौला बैठा तो योग्य व्यक्ति था, इसने देखा कि फरमान से हमें बहुत नुकसान हो रहा है, फरमान जो दस्तक जारी किया गया है, और यूरोपीय कंपनियां, जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो जो है फरमान का गलत उपयोग कर रही है। तो उसने, सिराजुद्दौला ने क्या किया कि इसने फरमान पर रोक लगा दी, और फरमान पर रोक लगाना, दस्तक पर रोक लगाना इनके लिए काल साबित हुआ, और प्लासी के युद्ध में इनको हार का सामना करना पड़ा और इनको मारा भी गया, वहां पे इनकी हत्या कर दी गई।
तो याद रखना, उस फरमान को इन्होंने समाप्त करने का प्रयास किया, और जिसने भी समाप्त करने का प्रयास किया उसको अंग्रेजों ने मिटा के ही दम लिया, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा, जो आपका सिराजुद्दौला है, इन्हीं के समय में एक दो घटनाएं घटी है, पहले इनको देख लेते हैं, तब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। संघर्ष की शुरुआत अलीनगर और काल कोठरी की घटना। याद रखिएगा, जब हम किसी से झगड़ा करने का प्रयास करते हैं या लड़ाई करने का प्रयास करते हैं तो बहाना पहले खोजते हैं। अब कंपनी के पास कोई बहाना था ही नहीं कि सिराजुद्दौला से कैसे भिड़ा जाए, और सिराजुद्दौला नाराज क्यों था कंपनी से, क्योंकि फरमान जारी करके नुकसान हो रहा था, और दूसरा, जब वो नवाब की गद्दी पे बैठा तो अंग्रेजों ने ना तो उपहार भेजा और ना ही उसको सम्मान दिया, तो इससे भी वो नाराज था, और कलकत्ता की किलेबंदी करने लगे बिना नवाब से पूछे, इससे भी नाराज हो गया सिराजुद्दौला। उसी समय क्या हुआ, नवाब का प्रहार जून 1756 में 4 जून को कासिम बाजार में प्रथम संघर्ष हुआ। सिराजुद्दौला को यह मालूम चला उनके खुफिया विभाग द्वारा नवाब को कि कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी, कासिम बाजार जो आज वर्तमान बांग्लादेश में है, वहां पर बंदूक और जो है बम बना रही है। तो इनको लगा कि ये तो व्यापार करने आए हैं, इनको बंदूकों और बम से क्या काम है। तो क्या किया उसने, नवाब ने कहा कि जाओ कासिम बाजार में देखो कि क्या हो रहा है। जब नवाब के सैनिक वहां गए तब वहां पर अंग्रेजों के साथ कासिम बाजार में प्रथम संघर्ष हो गया वहीं पर, और 16 जून को कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। इसी कारण किसने, सिराजुद्दौला ने। अब फोर्ट विलियम पर जब अधिकार कर लिया तो कलकत्ता का नाम बदल करके अलीनगर कर दिया। अलीनगर आज भी है, और अलीनगर की संधि भी हुई है, बताता हूं अभी। और अंग्रेज अधिकारी रोजर ड्रेक को भागना पड़ा। जब कलकत्ता पर नवाब का अधिकार हो गया और अलीनगर नाम बदल दिया गया, अंग्रेजों को जब वहां भागना पड़ा तब अंग्रेजों ने एक बहाना खोजा। उसी समय कलकत्ता में काल कोठरी घटना हो गई। काल कोठरी की घटना याद रखिएगा, अगर कहा जाए तो ये 20 जून 1756 को यह घटना घटी थी, और यही काल कोठरी घटना का आरोप नवाब सिराजुद्दौला पे मढ़ दिया गया, और उसको जो है एक तरह से जो है दोषी ठहरा दिया गया। कारण क्या था, क्या मामला हुआ था, तो एक अंग्रेज अधिकारी है हॉलबेल, इन्होंने किताब लिखा था अलाइव द वंडर। इसी किताब में इन्होंने बताया कि एक कमरा था, याद रखना, 18 बाई 14 का, 18 की लंबाई 14 की चौड़ाई कमरा था, और इन्होंने अपनी किताब में लिखा कि उस कमरे में 146 अंग्रेज कैदियों को 14 बाई 18 के कमरे में बंद कर दिया गया, जिसमें बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी। दम घुटने से 123 की मृत्यु हो गई और केवल 23 लोग जीवित बचे, जिसमें मैं भी था। ये कह रहे हैं कि 146 लोगों को एक कमरे में बंद किया गया, 18 बाई 14 के कमरे में, बच्चे, बूढ़े और महिलाएं भी थी। महिला और बच्चा का नाम लेकर सिंपैथी हर जगह गेन की जाती है, ठीक। और दम घुटने से इसमें से 123 लोग मारे गए, केवल 23 लोग जो बचे हैं उसमें मैं भी था। अर्थात काल कोठरी के कमरे में हॉलवेल भी बंद थे, और उन्होंने कहा कि मैं बच गया उन 23 लोगों में। अब जरा तुम खुद सोचो कि इतने छोटे कमरे में क्या 146 लोगों को बंद किया जा सकता है? नहीं बंद किया जा सकता है। अगर एक के ऊपर एक रख करके भी रखे तभी नहीं आएंगे। तो एक तरह से बहाना बनाया गया, और इस पूरी काल कोठरी घटना का जानकारी हॉलबेल ने ही दिया है अपनी किताब अलाइव द वंडर में। तो इस लाइन को याद रखना, इस चीज को याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये घटना हो गई और इसका पूरा आरोप सिराजुद्दौला पे मढ़ दिया गया, और जब ये घटना हो गई, मढ़ दिया गया, उनके ऊपर आरोप लगा दिया गया, तब याद रखना रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया मद्रास से दिल्ली। कहां पर? बंगाल, कलकत्ता बुलाया गया। और जब कलकत्ता क्लाइव पहुंचा तब उसने जो है क्या किया कि क्लाइव ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया फरवरी 1757 में, और अधिकार कर नवाब को संधि के लिए विवश कर दिया। तो अलीनगर की जो संधि हुई है फरवरी 1757 में हुई है, याद रखिएगा। अलीनगर कलकत्ता को ही कहा जाता था। कलकत्ता का नाम
अलीनगर रखा था सिराजुद्दौला ने, याद रखिएगा। और अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ, याद रखिएगा। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, गलती मत करिएगा। और जब याद रखिएगा, जब ये संधि हुई तो दोबारा कलकत्ता पे अधिकार किसका हो गया? अंग्रेजों का। रॉबर्ट क्लाइव को लगा कि नवाब को हटाना ही पड़ेगा, तो कहते ना कि घर का भेदी लंका ढाई। अब यहीं से क्लाइव ने खोजना शुरू किया कि सिराजुद्दौला की कमी कहाँ है। अब उस कमी को खोजते खोजते उसको मालूम चला कि सिराजुद्दौला का जो मुख्य सेनापति है मीर जाफर, वो खुद ही गद्दार है और उसके मन में महत्वाकांक्षा नवाब बनने की है। और उसके बहुत सारे सहयोगी हैं, सब नवाब बनना चाहते हैं, सब अलग अलग पद चाहते हैं। तो क्यों ना फूट डालो, राज करो, किया जाए। क्लाइव ने जाफर को भड़काया और कहा कि अगला नवाब मैं आपको बनाऊंगा। और उसी नवाब की लालच में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात मीर जाफर ने किया और परिणाम क्या निकला कि मीर जाफर का अंत हो गया। तो ये सब घटनाओं को याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, गलती मत करिएगा। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को विश्वासघात का जाल था। युद्ध जो प्लासी जो युद्ध हुआ था, ये भागीरथी नदी के तट पर हुआ था। तो याद रखिएगा, जब गंगा, ध्यान समझिएगा, जब गंगा पश्चिम बंगाल में दो शाखाओं बढ़ जाती है, इसकी एक शाखा बांग्लादेश जाती है और जो दूसरी पश्चिम बंगाल में बहती है, तो उसको ऊपरी भाग में भागीरथी कहते हैं और उसको निचले भाग में हुगली कहा जाता है। तो याद रखना, आपका जो है भागीरथी नदी के किनारे हुआ था युद्ध, वो इसी को हम हुगली नदी भी कहते हैं, लेकिन उस क्षेत्र में उसको भागीरथी कहा जाता है और नदिया नामक जिले में स्थित है। क्लाइव ने नवाब पर संधि भंग करने का आरोप लगाया और कहा कि तुम अलीनगर की संधि भंग किए हो और इसीलिए तुम पर जो है आक्रमण किया जाएगा। तो एक तरफ अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजों का नेतृत्व किया और एक तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे। सिराजुद्दौला थे और अंग्रेजों के साथ देने वाले कौन कौन थे, इनकी लंबी लिस्ट है। इन सब की महत्व का, ये सब नवाब के साथ जीवन बिताया अपना, लेकिन लालच में ये लोग अंग्रेजों के साथ चले गए। किसी को पद चाहिए था, किसी को पैसा चाहिए था, तो सब लोगों ने विश्वासघात किया। किसके साथ? बंगाल के नवाब के साथ। और दोस्ती किससे किया? पैसे के लिए और आपका जो है पद के लिए, अंग्रेजों के साथ। डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है। इस युद्ध में सेनापति मीर जाफर, राय दुर्लभ दीवान थे जो फंडिंग करते थे, मानिक चंद प्रभारी थे, अमित चंद व्यापारी और जगत सेठ बैंकर थे। ये सब जो समय समय पर बंगाल के नवाब की मदद करते थे और उनसे मदद मिलती रहती थी। इन सब लोगों ने एक तरह से सहयोग किसका किया? रॉबर्ट क्लाइव का और अंग्रेजों का, और सब ने विश्वासघात किया। और एक सेनापति होते हुए मीर जाफर ने एक तीर नहीं चलाया, पूरे युद्ध में एक तीर चलाया हो, केवल हाथी बैठ कर बस दृश्य देखता रहा और सिराजुद्दौला के पतन को देखता रहा। लेकिन सिराजुद्दौला के दो वफादार जो युद्ध में लड़े हैं, एक उसमें याद रखिएगा कहा जाए तो मीर मदान और आपका मोहनलाल, इन दो लोगों ने वीरता के साथ युद्ध लड़ा था, जो सिराजुद्दौला के वफादार थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये नवाब के वफादार थे, इनको सब याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, परिणाम क्या निकला, युद्ध का परिणाम क्या निकला, इसके बारे में डिटेल में बताया हूं अलग क्लास में, लेकिन चूंकि बिहार स्पेशल पढ़ा रहा हूं तो यहाँ चीज बताना पड़ेगा। तो परिणाम क्या निकला कि मीर जाफर के पुत्र मीरन के इशारे पर सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई और मीर जाफर बना कठपुतली नवाब। अब मीर जाफर को नवाब बना दिया गया और मीरन को बिहार का उप नवाब नियुक्त कर दिया गया। तो मीरन को अगर पूछा जाए कि प्लासी के युद्ध के बाद बिहार का उप नवाब किसे नियुक्त किया गया था, तो मीर जाफर के पुत्र मीरन को नियुक्त किया गया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन यहां से आता है, रिक्वेस्ट है, गलती मत करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जो है, बात करते हैं मीर जाफर की। मीर जाफर जब नवाब बना तो उससे इतना पैसों की मांग की गई कि जिससे वो पैसा देने में नाकाम हो गया और कहा जाता है कि उसे सोने चांदी के बर्तन तक बिक गए अंग्रेजों को खुश करने में। और उसे 24 परगना की जमीन भी दे दिया था, जागीरदारी भी दे दिया रॉबर्ट क्लाइव को।
उसे रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ गीदड़ कहा जाने लगा। और अंग्रेजों ने उसके बारे में कहावत रखा था कि मीर जाफर एक ऐसी बोरी है जिसमें धन रखा है, और अंग्रेजों को जब इच्छा हुई तो उसमें हाथ डाला और पैसा निकाल लिया। तो इतना पैसों की मांग हुई कि मीर जाफर ने पद छोड़ दिया। और मीर जाफर ने पद छोड़ दिया और नवाब बनाया गया मीर कासिम को। तो मीर कासिम को नवाब बनाया गया, उन्होंने अपने दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया। तो थोड़ा उसके बारे में देख लेते हैं। मीर कासिम का विद्रोह संप्रभुता की अंतिम कोशिश। 1760 ईस्वी में हॉलबेल ने मीर जाफर को हटा करके उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया। याद रखिएगा, 1757 युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव 1760 में इंग्लैंड चला जाता है और इंग्लैंड से दोबारा आएगा 1765 से 1767 तक। तो रॉबर्ट क्लाइव दो अलग अलग कार्यकाल के लिए बंगाल के नवाब रहे हैं, वो बंगाल के गवर्नर रहे हैं। एक रहे हैं 1757 से 1760 तक पहली बार, फिर इंग्लैंड चला गया, इंग्लैंड से लौट के आया 1765 से 67 तक था। और 1765 में इसी ने इलाहाबाद की संधि किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने लौट के जब आया, और इसी ने जो है द्वैध शासन बंगाल पे लागू किया था। अब 1760 में जब ये चला गया तो कार्यवाहक बंगाल का गवर्नर किसको बनाया गया था? हॉलबेल को। वही हॉलबेल है जो कालकोटरी घटना के बारे में बताए थे। 1760 ईस्वी में हॉलबेल ने मीर जाफर को हटा दिया क्योंकि मीर जाफर पैसा देने में असमर्थ हो गए। तो मीर जाफर ने अपने दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया। मीर कासिम ने अंग्रेजी हस्तक्षेप खत्म करने का प्रयास किया। जब मीर कासिम गद्दी बैठा नवाब पे तो उसको लगा कि जब उसने देखा कि ये तो अंग्रेजों की लूट है, और जो दस्तक था उस दस्तक भी इसने रोक दिया। और इसने अंग्रेजों के, क्योंकि अंग्रेज बैठाए हैं तो अंग्रेजों को लगता था कि ये हमारा कहना मानेगा, जो हम कहेंगे वही करेगा, कठपुतली की तरह जो मीर जाफर करता था। लेकिन कासिम ऐसा कुछ किया ही नहीं, और कासिम बिना अंग्रेजों से पूछे कुछ ऐसा काम किया जिससे अंग्रेज भड़क गए। तो क्या काम किया? इसे राजधानी बदल दिया। राजधानी मुर्शिदाबाद थी, मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले आया, बिहार की मुंगेर राजधानी आ गई। अब आपसे अगर पूछा जाए कि बंगाल की राजधानी मुंगेर कब बनाई गई, तो मीर कासिम ने बनाया था 1760 में, याद रखिएगा। अब पूरे बंगाल की राजधानी मुंगेर हो गई। अब राजधानी जब बदल दिया गया तो कलकत्ता, जैसे मान बात करते हैं, अगर इंडिया का मैप है तो कलकत्ता अगर यहाँ है तो मुर्शिदाबाद बगल में था, और कलकत्ता में फोर्ट विलियम था। तो फोर्ट विलियम से मुर्शिदाबाद आने जाने में बहुत देर नहीं लगता था, तो मुर्शिदाबाद तक अंग्रेज पकड़ बनाए रखते थे। उसने कहा अगर हम कलकत्ता से दूर चले जाएं, मीर कासिम सोचा, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो उसने क्या किया, अपने आप को राजधानी मुंगेर लेके चला गया। इससे अंग्रेज नाराज हो गए कि आप हमसे दूर गए, बिना हमसे पूछे चले गए। दूसरा, सैन्य आधुनिकीकरण किया उसने। उसने जो है गुरगिन खां आर्मेनियाई द्वारा सेना का प्रशिक्षण शुरू कर दिया, ट्रेनिंग शुरू कर दिया। राम नारायण बिहार के नायब सूबेदार की हत्या हो गई, उसी समय कर दी गई। अब राम नारायण सूबेदार, जो नायब सूबेदार थे, उनकी हत्या की गई। इससे भी अंग्रेज नाराज हो गए कि तुमने हत्या करवा दिया, आरोप लगा दिया। कर मुक्ति अगर बात किया जाए, अंग्रेजों द्वारा दस्तक के दुरुपयोग के कारण स्थानीय व्यापारियों के कर समाप्त किए गए, अब कर मुक्त कर दिया गया। इससे भी अंग्रेज नाराज हो गए। और पटना हत्याकांड 1763 में होता है। ये क्या था? अंग्रेज एजेंट एलिस ने पटना पर अधिकार किया और कासिम ने उसे मार गिराया। इसी को पटना हत्याकांड कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए पटना हत्याकांड कब हुआ था? 1763 में। किसके समय में? मीर कासिम समय में। तो उसने अंग्रेजों की जो हत्या की थी, इसी को पटना हत्याकांड कहते हैं, याद रखिएगा। मीर कासिम ने बहुत सारे अंग्रेजों को मारा था पटना में, उसी के काल में घटना हुई थी, याद रखिएगा। इसके अलावा मुंगेर में यही मीर कासिम था जिसने बंदूकों की फैक्ट्रियां स्थापित कर दी, यहीं पर तोपखाना स्थापित कर दिया और बंदूक बनाना शुरू कर दिया, गोला बारूद बनाना शुरू कर दिया। तो अंग्रेजों को लगा कि एक तो राजधानी चेंज की, अभी तुम्हारा गुस्सा खत्म ही नहीं हुआ था, आपने बंदूक फैक्ट्री स्थापित कर दिया। और संयोग देखो कि वो बंदूक फैक्ट्री आज भी मुंगेर में है, आज वर्तमान में भी वहां पर है। कोई बच्चा अगर वहां का होगा उसको पता होगा। अब आपको समझ में चीजें आ गई होंगी कि क्या चीजें हैं और कैसे हमें इनको ध्यान देना है। तो मीर कासिम के साथ जो विवाद बढ़ा अंग्रेजों का, यही कारण था जिसके कारण बक्सर का युद्ध होता है।
परिणाम क्या निकला कि मीर कासिम को कटवा, गिरिया और जो है अधवा नाला के युद्धों में पराजित कर मीर जाफर को पुनः नवाब बना दिया गया। मीर कासिम को जब ये पटना हत्याकांड हुआ, उसके बाद मीर कासिम के साथ 3 लड़ाई हुई अंग्रेजों की, कटवा, गिरिया और अधवा नाला। इन 3 युद्धों में मीर कासिम को पराजित किया गया और नवाब के पद से हटा दिया गया। और जब नवाब के पद से हटाया गया तो नवाब की गद्दी खाली न रहे, तो बूढ़े मीर जाफर को पुनः बना दिया गया। तो जब बक्सर का युद्ध होता है, तो बक्सर के युद्ध के समय मीर जाफर ही बंगाल के नवाब थे, ये बात याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जब बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव भारत में है ही नहीं, क्योंकि 1765 में आएगा, तो उसके स्थान पे कौन होगा? हेक्टर मुनरो युद्ध लड़ेगा। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर को। मीर कासिम को लगा कि अंग्रेजों को हराने के लिए हम काफी नहीं है, क्यों ना हम और भी अपने पड़ोसी राज्यों से मदद लिया जाए। तो मीर कासिम बंगाल के अब्दस्त नवाब थे। इन्होंने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से मदद मांगी, वो तैयार हो गए, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मदद मांगी और ये भी तैयार हो गए। तो इन तीनों लोगों की संयुक्त सेना, अगर इंडिया के मैप के माध्यम से समझे, इन तीनों की संयुक्त सेना दिल्ली से चलना शुरू किया और अंग्रेजों की ओर से हेक्टर मुनरो शुरू किया, नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। दोनों के बीच में मैदान था बक्सर। बक्सर मैदान था, गंगा नदी किनारे था। तो उस समय युद्ध गंगा नदियों के किनारे ही होते थे, चाहे प्लासी का हो, कोई भी युद्ध होता था नदी किनारे ही होता था। क्यों होता था नदी किनारे? क्योंकि नदियों किनारे होने का मतलब था कि पानी पीने की व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। घोड़े हैं, हाथी हैं, उनको बाल्टी से तो पानी पिलाएंगे नहीं हाथियों को। इतनी बड़ी सेना होती थी, लाखों में सेना होती थी, तो कैसे उनके लिए पानी व्यवस्था होगी? तो नदियां ही उस समय होती थी, और नदियां उस समय प्रदूषित नहीं होती थी। उस समय प्लास्टिक नहीं था, उस समय के लोग प्लास्टिक नहीं बनाए थे, हम लोगों ने बनाया, जो हम सभ्य लोग हैं, हम लोगों ने प्लास्टिक बनाया है और नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं बढ़िया से। इसीलिए याद रखिएगा, जब सेना मिली बक्सर में, तो बक्सर में युद्ध हुआ। तो एक तरफ बक्सर के युद्ध में एक तरफ जो है मीर कासिम, शुजाउद्दौला अवध के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे, और एक तरफ मेजर हेक्टर मुनरो थे। दोनों के बीच में युद्ध हुआ और इसका परिणाम क्या निकला कि संयुक्त सेना की हार हुई और अंग्रेजों का भारत पर सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति के रूप में उभार हो गया। तो कहा जाता है कि जो बक्सर का युद्ध, ये जो प्लासी का युद्ध था, इसने भारत में अंग्रेजों के लिए दरवाजा खोल दिया और बक्सर के युद्ध ने अंग्रेजों को स्थापित कर दिया भारत में। तो बक्सर और प्लासी के युद्ध ने भारत के भाग्य को बदल दिया, भारत के इतिहास को बदल दिया, भारत के भविष्य को बदल दिया। याद रखिएगा, ये दोनों युद्धों ने, इसको हमें याद रखना है, कब कब हुए हैं, डेट भी याद रखना। बिहार में डेट भी बहुत पूछ देते हैं, ठीक है, 22 अक्टूबर को, 23 जून को हुआ था। अब आते हैं इलाहाबाद की संधि। अब इलाहाबाद की संधि, अब एक जब युद्ध खत्म हो गया बक्सर का, तो मीर कासिम मारे गए, बचे 2 लोग। एक बचे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और एक बचे अवध के नवाब शुजाउद्दौला। और 1765 अगस्त में ये संधि होती है। क्योंकि युद्ध कब हुआ है याद रखिएगा, अगर हम युद्ध देखते हैं तो युद्ध हुआ है आपका जो है, कब हुआ है? तो 22 अक्टूबर को हुआ है, याद रखिएगा, 1764 को। इसके बाद क्या करना, अगस्त 1765 में उस समय रॉबर्ट क्लाइव भारत आ जाता है और कंपनी के साथ जो है इलाहाबाद की संधि इन लोगों से की जाती है, कागजों का पर विजय। अब इलाहाबाद की जब संधि होती है तो याद रखना 2 संधियां होती है इलाहाबाद की। एक इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है और यह इलाहाबाद की द्वितीय संधि होती है, ठीक। इलाहाबाद की जो प्रथम संधि होती है वो 12 अगस्त को होती है और इलाहाबाद की दूसरी संधि 4 दिन के बाद 16 अगस्त को होती है। पूछा जाएगा इलाहाबाद की पहली संधि किसके साथ हुई थी? तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ और रॉबर्ट क्लाइव अर्थात कंपनी के साथ हुई थी, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव 1765 में भारत आ चुका था। अब इस संधि के तहत क्या हुआ कि दीवानी का अधिकार, दीवानी मतलब होता है भू राजस्व, राजस्व, तो राजस्व वसूलना और राजस्व लागू करना केंद्र सरकार का काम होता था उस समय, आज भी। तो मुगल बादशाह ही बिहार, उड़ीसा, बंगाल पर दीवानी अर्थात राजस्व के काम देखते थे, वही लगाते थे और प्रशासन नवाब देखता था।
लेकिन अब दीवानी का अधिकार जो मुगल बादशाह के पास है, वो दीवानी का अधिकार मुगल बादशाह ने कंपनी को दे दिया। किसने दिया? शाह आलम द्वितीय ने। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी का अधिकार किसने दिया था? तो शाह आलम द्वितीय ने। कब दिया था? 12 अगस्त 1765 को, जब इलाहाबाद की पहली संधि हुई थी, उस संधि के तहत ही दिया था। तो कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर वसूली का अधिकार दे दिया गया। अब यह अधिकार किसके पास आ गया? कंपनी के पास आ गया। याद रखिएगा। अब दूसरा, इस संधि का दूसरा पॉइंट क्या था? वार्षिक पेंशन। सम्राट को मात्र 26 लाख रुपए की पेंशन दी जाएगी। वार्षिक पेंशन इनको मिलेगी 26 लाख रुपए। किसके बदले? इस दीवानी के बदले। क्षेत्रीय बदलाव। अवध से कड़ा और इलाहाबाद छीनकर सम्राट को दे दिया गया। तो अवध के जो नवाब थे, कड़ा और इलाहाबाद उन्हीं के अधिकार में था। कड़ा मतलब कन्नौज था उस समय। कन्नौज नहीं, क्या, कौसाम्बी। कौसाम्बी जो इलाहाबाद के बगल कौसाम्बी है, उसे कड़ा कहते थे। तो कड़ा और इलाहाबाद को दे दिया गया, जो है अवध के नवाब से छीन करके मुगल बादशाह को दे दिया गया। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा कि दीवानी का अधिकार अब किसके पास आ गया? कंपनी के पास, रॉबर्ट क्लाइव के पास। अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर की वसूली कंपनी करेगी, दीवान मतलब कि मुगल बादशाह या नवाब नहीं करेगी। इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है 4 दिन के बाद, 16 अगस्त को। ये संधि होती है अवध के नवाब शुजाउद्दौला से होती है। किसने किया था? क्लाइव ने किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। तो पहला क्या था? युद्ध हर्जाना। कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध का भुगतान करना पड़ा, युद्ध हर्जाना के रूप में। तो इसने, कंपनी ने कहा कि युद्ध आपने किया क्यों? आपने मैं नुकसान पहुंचाया, आपको 50 लाख रुपए युद्ध हर्जाना के रूप में देना पड़ेगा। ये देना पड़ा इनको। सैन्य निर्भरता। अवध की सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सेना जिसका खर्च नवाब उठाएगा, ये काम कर दिया गया। और तीसरा, कंपनी को कर मुक्त व्यापार की अनुमति देनी पड़ गई अवध के क्षेत्र में। तो इलाहाबाद की द्वितीय संधि के तहत और प्रथम संधि के तहत क्या क्या प्रावधान किया गया, ये संधि किसके साथ की गई है, यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ये संधि कब कब हुई है, किसके साथ हुई है, क्या प्रावधान थे? गलत मत करिएगा, इनको याद कर लीजिएगा। इलाहाबाद की संधि 1765 में याद रखिएगा। और 2 संधियां हुई हैं, पहली दूसरी, ये भी याद रखना, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अब जब इलाहाबाद की संधि हो गई, तब द्वैध शासन लागू किया गया बंगाल पर। तो उसमें बिहार भी उसी का हिस्सा था। तो द्वैध शासन लागू किया गया 1765 में, और 1772 तक द्वैध शासन चला। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बंगाल में द्वैध शासन कब से कब तक चला, एक क्वेश्चन। तो याद रखना 1765 से 1772 के बीच में। अगर आपसे पूछा जाए कि द्वैध शासन बंगाल में 1765 में किसने लागू किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। और 1772 में इसको समाप्त किसने किया? वारेन हेस्टिंग ने इसको समाप्त कर दिया। ये बात याद रखिएगा। तो लिखा है कि रॉबर्ट क्लाइव द्वारा इसको लागू किया गया और वारेन हेस्टिंग 1772 द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। लूट का वैधानिकरण कर दिया गया। तो द्वैध शासन का पीरियड भी याद रखना, किसने शुरू किया याद रखना, और किसने इसको समाप्त किया ये भी याद रखना। अब द्वैध शासन था क्या, ध्यान समझिएगा। जैसे मोबाइल में 2 सिम होता है, इसे डुअल सिम कहते हैं। तो अंग्रेजी में द्वैध शासन को डुअल गवर्नमेंट कहते हैं। तो एक ही क्षेत्र में, एक क्षेत्र कौन है? बंगाल है। जब एक ही क्षेत्र में 2 शासन व्यवस्था स्थापित कर दिया जाए, किसी भी क्षेत्र में 2 शासन व्यवस्था काम करती है, तो उसे हम द्वैध शासन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कैसे काम करना शुरू किया। अब ध्यान देना, पहले एक आपको चीज समझा देता हूं। जैसे ये इंडिया का मैप है, मुगल बादशाह यहां थे और बंगाल में नवाब होते थे, और नवाब की नियुक्ति मुगल बादशाह करते थे। तो नवाब का काम क्या था कि कर की वसूली करना है, और कर की वसूली करके सारा पैसा मुगल बादशाह को भेज देना है। और पूरे बंगाल में प्रशासन भी यही देखेंगे। कौन देखेगा? नवाब देखेंगे। तो नवाब का 2 काम था, कर की वसूली भी करवाना और प्रशासन भी देखना। ये दोनों काम नवाब के पास थे, और द्वैध शासन के तहत इन्हीं दोनों कामों को अलग कर दिया गया। कर वसूली का काम कोई और देखेगा, अर्थात अंग्रेज देखेंगे, और प्रशासन बंगाल के नवाब देखेंगे।
एक ही बंगाल के नवाब जो एक ही दोनों काम अकेले करते थे, अब दोनों काम अलग अलग करेंगे, इसी को द्वैत शासन कहते हैं। तो बंगाल में जब द्वैत शासन लागू किया गया तो इसको दो भागों में बांटा गया द्वैत शासन को। एक को कहते हैं दीवानी और एक को कहते हैं निजामत। निजामत मतलब होता है प्रशासन चलाना और दीवानी का मतलब होता है कर की वसूली करना। तो याद रखना, यहां लिखा है दीवानी, राजस्व और वित्त की वसूली करना। स्थिति क्या है? बिना उत्तरदायित्व के अधिकार। ठीक। अब द्वैत शासन के तहत दीवानी अधिकार किसके पास आ गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया। और बंगाल के नवाब के पास क्या होगा? निजामत होगा, अर्थात प्रशासन देखना, प्रशासन, न्याय और कानून व्यवस्था देखना अब नवाब का काम हो गया। बिना अधिकार और धन के उत्तरदायित्व, ये क्या है? बिना उत्तरदायित्व के अधिकार और यहाँ बिना अधिकार के और धन के उत्तरदायित्व, ये दो व्यवस्थाओं में बांट दिया गया। अब क्या किया गया? अंग्रेजों ने देखा कि बंगाल का जो प्रशासन चलाया जाएगा, निजामत होगा, वो बंगाल के नवाब देखेंगे, और नजमुद्दौला को बैठा दिया गया। नजमुद्दौला द्वैत शासन के अंतर्गत पहले बंगाल के नवाब बने। अब उनका काम केवल प्रशासन देखना होगा, कर वसूलना, कर इकट्ठा करना कोई मतलब नहीं। कर वसूलने के लिए कंपनी ने 3 व्यक्तियों को नियुक्त किया। 3 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। ध्यान दीजिए कौन कौन लिखा है। 3 व्यक्ति कौन कौन थे? एक आपका क्षेत्र बंगाल था, एक आपका बिहार था और एक आपका उड़ीसा था। इन तीनों क्षेत्रों को की वसूली के लिए 3 व्यक्तियों को नियुक्त किया कंपनी ने। उसे नाम दिया गया उप दीवान। क्या नाम दिया गया? उप दीवान नाम दिया गया। तो बंगाल का उप दीवान किसको बनाया गया? राजा खां को। अब पूरे बंगाल के जो दीवानी वसूली होगी, जो वो राजस्व वसूलेगा, वो मोहम्मद रजा खां वसूलेंगे। बिहार में राजा सिताब राय को नियुक्त किया गया उप दीवान के पद पर, और उड़ीसा में राय दुर्लभ को नियुक्त किया गया। राय दुर्लभ को नियुक्त किया गया, याद रखिएगा। अब 3 जगह पर 3 उप दीवान नियुक्त हो गए। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां, बिहार के लिए राजा सिताब राय और उड़ीसा के लिए राय दुर्लभ। इन तीनों नामों को याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है तो गलती मत करिएगा, यहां से आता है क्वेश्चन। ठीक। अब इन तीनों का काम क्या हो गया कि भू राजस्व वसूलेंगे, दीवानी का सारा काम यही लोग देखेंगे, उप दीवान के पद पे काम करें, और ईस्ट इंडिया कंपनी नियुक्त कर दिया। लिखा है कि बिहार में कंपनी ने राजस्व वसूली के लिए राजा सिताब राय को अपना उप दीवान नियुक्त किया। वास्तविक सत्ता अंग्रेजों की थी, चेहरा भारतीयों का था। वसूली काम भारतीय करेंगे, लेकिन सारा जिम्मेदारी अंग्रेजों की रहेगी, इस बात को याद रखिएगा। इसी को द्वैत शासन कहा गया, याद रखिएगा। तो बंगाल में द्वैत शासन कब से कब चला है, किसे लागू किया है, इसकी क्या व्यवस्था थी, इसको याद रखिएगा। निजामत अर्थात प्रशासन का काम अब बंगाल के नवाब नजमुद्दौला देखेंगे, और कंपनी के 3 दीवान उप दीवान नियुक्त करके बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो है कर वसूली का काम करेंगे, तो इसको याद रखिएगा। बिहार पर द्वैत शासन का विनाशकारी प्रभाव क्या पड़ा? अर्थात जो द्वैत शासन बंगाल में लागू हुआ तो बंगाल उसका बिहार का हिस्सा था, तो बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा? एक क्वेश्चन बिहार स्पेशल में पूछा जा सकता है। तो कृषि प्रभाव, क्रूरता से लगान वसूली, किसानों पर अत्यधिक बोझ पड़ा, कई किसानों ने जमीन छोड़ी, डाकू या सन्यासी बनने पर मजबूर हो गए। तो ये सब काम किसानों को करना पड़ा, क्योंकि किसान अपनी खेती नहीं कर पाए उस समय, बहुत परेशानी हुआ। अंग्रेज उद्योगों की बर्बादी, सोरा और सूती वस्त्र उद्योग पर कंपनी का एक अधिकार हो गया। कारीगरों को अत्यंत सस्ती दरों पर उत्पाद बेचने के लिए मजबूर किया जाने लगा। ठीक। और बाद में सोरा को लेकर विद्रोह भी होता है बिहार में, बताऊंगा। प्रशासनिक अराजकता क्या हुआ कि नवाब के पास संसाधन शून्य होने से डकैती, लूटमार और भ्रष्टाचार आम बात हो गई। अब बंगाल में अराजकता का समय शुरू हो गया, लूटपाट हर तरह के जो है शुरू हो गया। बंगाल को बर्बाद करना इन लोगों ने शुरू कर दिया। तो इसी असंतोष से प्रेरित होकर के 1781 के ईस्वी में पटना के जमींदारों ने चैत सिंह से प्रेरित होकर के, चैत सिंह कौन थे? ये उत्तर प्रदेश में बनारस के राजा थे। चैत सिंह से प्रेरित होकर के विद्रोह का असफल प्रयास भी किया था। इन्हीं जो है द्वैत शासन की असफलता, द्वैत शासन के प्रभाव के कारण, ठीक है, साम्राज्य की कीमत 1770 का भीषण अकाल पड़ा। याद है ना, बंगाल के साथ साथ बिहार में भी भीषण अकाल पड़ा। तो द्वैत शासन की कठोर
कर नीतियों और मानसून की विफलता का सीधा परिणाम भारतीय किसानों पर पड़ा। बिहार के पटना, पूर्णिया और भागलपुर सबसे बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्र थे, जहां पर अकाल का सीधा सीधा प्रभाव था। लाखों लोग भूखमरी से मारे गए, लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों ने राहत देने के बजाय सख्ती से कर वसूली जारी रखा और जो है मुनाफाखोरी भी की। तो इससे जो है किसानों को काफी नुकसान हुआ और खूब जो है कर वसूला गया। इससे जो है किसानों को जो है क्या होना पड़ा, एक तरह से उनकी गरीबी और बढ़ती चली गई। तो द्वैत शासन का ये प्रभाव था। दूसरा, उसी समय अकाल पड़ गया, तो अकाल पड़ने की वजह से जो है और समस्या बिहार में और बंगाल में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भुखमरी का स्मारक बनाया गया, कह सकते हैं पटना का गोल घर। ये उसी समय का परिणाम है कि पटना का गोल घर बनाया गया। तो किसने बनाया, क्या था? 1783 के अकाल के बाद जॉन सोर के सुझाव पर वारेन हेस्टिंग की योजना थी ब्रिटिश सेना के लिए सुरक्षित अनाज भंडार। ये ब्रिटिश सेना के लिए बनाया गया था गोलघर, पटना में जो आज भी है। तो याद रखना, वास्तुकार कौन थे? निर्माता कैप्टन जॉन गस्टिन। 1784 से 1786 के बीच में इस गोल घर का निर्माण किया गया। याद रखना, ये आज भी पटना में है, गांधी मैदान के बगल में ही है। ऊंचाई 29 मीटर, कोई स्तंभ नहीं, बौद्ध स्तूप के समान है ये। दीवारें आधार पर 3.6 मीटर मोटी हैं और क्षमता है 1,40,000 टन अनाज रखने की। ये अपने लिए अनाज रखने के लिए बनाया था, गोल घर बनाया गया था। याद रखिएगा, किसके समय में? वारेन हेस्टिंग्स समय बनाया गया था, ये भी याद रखिएगा। कब बनाया गया, सब दे दिया गया है। ऐतिहासिक भूल, इसके दरवाजे अंदर की तरफ खुलते थे। पूर्ण क्षमता तक भरने पर अनाज के दबाव के कारण दरवाजे जब खोले ही नहीं जा सकते थे। याद रखिएगा, एक समस्या यहाँ पर थी, ऐतिहासिक भूल इन लोगों से हो गई कि दरवाजा अंदर की ओर खुलता था। अब अगर अंदर की ओर दरवाजा खुलेगा तो उसके लिए दरवाजे के लिए स्पेस चाहिए ना, स्पेस है ही नहीं उसमें। एक बड़ी भूल इन लोगों से हो गई इसमें। दरवाजा बाहर की ओर खुलना चाहिए, जबकि अंदर की ओर खुल रहा है। और अनाज भर दोगे तो अंदर की ओर दरवाजा खुलेगा कैसे? तो एक भूल है वहां की। अगर कोई बच्चा वहां गया होगा तो इसको देखा होगा जरूर, या आप कभी जाइएगा तो उसको जरूर एक बार यहाँ विजिट करिएगा, देखिएगा। आधुनिक बिहार का प्रशासनिक गठन, याद रखिएगा। फ्रांसिस गार्ड पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे, इनके बारे में याद रखिएगा। पूछा जाएगा कि पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? तेरा नाम फ्रांसिस ग्रांट थे। 1793 के अस्थाई बंदोबस्त, जिसे जमींदारी व्यवस्था कहते हैं, जमींदारी ना अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली में बिहार सम्मिलित था। तो 1793 का जब जमींदारी व्यवस्था लागू की गई, जिसे हम लोग कहते हैं अस्थाई व्यवस्था, स्मरणीय व्यवस्था इसे कहते हैं, तो जब ये लागू किया गया तो बिहार जो सम्मिलित था और बिहार में जमींदारी व्यवस्था ही लागू की गई थी, ये याद रखिएगा। और बिहार के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? तो चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट थे, इनको भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, गलती मत करिएगा। प्रशासनिक परिवर्तन कर दिया गया बिहार में 1865 में। याद रखिएगा, पटना और गया को अलग अलग जिलों में संगठित किया गया। तो पटना और गया को अलग अलग जिला कब बनाया गया? 1865 में। फिर 1866 में सारण जिले को पृथक कर चंपारण जिले का निर्माण किया गया। ये सब प्रशासनिक परिवर्तन बिहार में हुए हैं, इनको पूछा जाता है क्वेश्चन। फिर 1869 में पटना जिले के कुछ क्षेत्रों को तिरहुत में मिला लिया गया। और 1875 की बात करते हैं तो तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा नामक 2 इकाइयों में विभाजित किया गया। तो अलग अलग जो जिलों का निर्माण किया गया, प्रशासनिक जो परिवर्तन हुए, कब कब क्या हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनको याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर आए तो आपको गलत ना होने पाए। एक व्यापारिक चौकी अब एक साम्राज्य तक पूर्णतः प्रतिबंधित हिस्सा बन चुकी थी, याद रखिएगा। तो इस कैसे जो है बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शासन स्थापित किया, कब कब व्यापार करने आए थे, गोल घर का निर्माण क्यों किया गया, पर प्रशासनिक परिवर्तन कैसे हुआ, बक्सर और प्लासी का युद्ध, इन सब चीजों के बारे में जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया है। कहीं कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसका पीडीएफ हमारे एग्जाम वेब ऐप पे आपको मिल जाएगा, जाके ले लीजिएगा, डाउनलोड करिएगा। उसका लिंक इसी वीडियो के कमेंट में मैं शेयर कर दूंगा।
कहीं कोई डाउट होगा तो आप जरूर पूछिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं। तो अलग अलग टॉपिक की क्लास हम अलग अलग कराएंगे, चाहे वो क्लास 1 घंटे की हो चाहे आधे घंटे की हो। टॉपिक वाइज क्लास रहेगी तो आपके लिए आसान रहेगा पढ़ना, और टॉपिक को आपको खोजना नहीं पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक कहाँ पर है, हम कैसे पढ़ें। तो इसका मकसद यही है, अलग अलग टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो चीजें आपको आसान रहेगी। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू।